Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing ninth chapter of ACCA F1 and the name of the chapter is competitive factors. So guys, the point is a lot of students asked me कि सर ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप प्लीज़ दोबारा बना दो. रीज़न बीइंग जो पहले वीडियो बनी हुई थी इट वॉज अ क्लास रिकॉर्डिंग एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉइस के इश्यूज़ आ रहे हैं एंड काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला था कि सर प्लीज़ एक बार इसको दोबारा से करा दो. सो दैट्स आई हैव कम अप विद दिस वीडियो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. सो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दैट्स वाई मेकिंग वीडियो फॉर दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. सो अब सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा सीधा सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में धीरे धीरे हमें टॉपिक्स के साथ पता ही चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है. सो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो व्हाट एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज कि अगर किसी भी बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में ग्रो करना है, तो उसको अपने कंपटीशन से कुछ ऐसी अलग चीज़ देनी पड़ेगी जिससे उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके. जैसे अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं तो अगर मैं मिड रेंज फ़ोन्स की बात करूं लाइक 30,000 to 50,000 के मिड रेंज फ़ोन्स में नॉर्मली अगर किसी को भी मैं बोलूँ कि मिड रेंज फ़ोन 30 to 50,000 लेना है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर तो एप्पल का आ रहा होगा तो एप्पल लेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर वन प्लस. ठीक है, क्योंकि वन प्लस के जो फ़ोन्स हैं वो क्वालिटी अच्छी है, उनकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ड्यूरेबल फ़ोन्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छा है. मतलब आई डोंट ओन अ वन प्लस, जस्ट टेलिंग यू. सो पॉइंट इज अब वन प्लस के फ़ोन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जो इस सेगमेंट के किसी और फ़ोन में नहीं है, किसी भी फ़ोन में नहीं है. दैट इज़ वन प्लस के फ़ोन में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन है, दैट इज़ अ साइलेंट बटन. तो जिनके पास एप्पल है उन सबको ये चीज़ पता होगी, जिनके पास एंड्रॉयड है उन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या होती है, बिकॉज उन्होंने कभी देखी नहीं किसी एंड्रॉयड फ़ोन में. ऑफकोर्स जिनके पास वन प्लस नहीं है. सो वन प्लस में एक ऑप्शन है. ये ऑप्शन क्या है कि व्हेनेवर तुम्हें अपना फ़ोन साइलेंट करना है, तुम किसी मीटिंग में हो या व्हेनेवर यू वांट टू कीप योर फोन ऑन साइलेंट, तुम्हें फ़ोन ऑन करके साइलेंट का टॉगल बटन नहीं प्रेस करना, तुम डायरेक्टली इसको, एक स्लाइडर होता है ये, कई फ़ोन्स में नीचे स्लाइड होता है, कई फ़ोन में ऐसे होता है, मतलब इस बटन को इस तरह स्लाइड कर सकते हो. तो इसको डायरेक्टली स्लाइड करके यू कैन साइलेंट योर ऑल नोटिफिकेशंस, कॉल्स एंड एवरीथिंग. तो इट्स एडवांटेज, मतलब मेरे को देखा जाए तो मेरे लिए तो एडवांटेज है. मैं तो चाहता हूँ ऐसा फ़ोन लेना, बट आई डोंट हैव मनी कि मैं फ़ोन ले लूँ. तो मैं चाहता हूँ मैं ऐसा फ़ोन लेना. उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कोई कॉल्स आ रही हैं, कुछ आ रही है, आई एम इन अ क्लास, आई एम रिकॉर्डिंग, सो मैं सीधा बटन प्रेस करके अपना फ़ोन साइलेंट कर दूंगा. बार बार फ़ोन ऑन करके साइलेंट करना इज़ प्रीटी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर मैं फ़ोन साइलेंट करके रख दूँ, 1 घंटे बाद क्लास के बाद ना देख पाऊँ, तो व्हाट विल हैपन, फ़ोन साइलेंट भी रहेगा, पॉकेट में रहेगा, बहुत सारी कॉल्स होंगी वो छूट जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि कॉल्स आई थी. बट ये बटन जब दिखेगा कि नहीं यार, रेड दिखता है कि रेड रेड हल्का सा है, दैट मीन साइलेंट है. सो दिस इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए द की इशूज हेयर इज वेदर द फर्म हैज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए कि क्या बिजनेस के पास ऐसा कुछ है जो कंपटीशन से उसको अलग करता है, बेटर बनाता है. This will be analyzed in 3 different steps. First is the main competitive forces in the industry, मतलब कि इंडस्ट्री में कौन कौन से competitive forces हैं वो हम पढ़ेंगे आगे. The different ways a firm can achieve the competitive advantage, कि किन किन तरीकों से फर्म अपना competitive advantage achieve कर सकती है. अब तुम सोच रहे होंगे सर competitive advantage achieve करने का तो एक ही तरीका है क्या, कि अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना दो, प्रोडक्ट के अंदर कोई नई चीज़ लगा दो. बट दैट्स नॉट दी ओनली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बेसिकली नॉट दी ओनली वे, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, वो हम पढ़ेंगे. एंड लास्ट इज हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द फर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कॉम्पिटिटिवनेस. ये जो फर्म के इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं उससे कॉम्पिटिशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम पढ़ेंगे और तुम्हें समझ आएगा. इसका एग्जाम्पल अगर तुम जानना चाहते हो तो एग्जाम्पल इज लाइक, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फर्म का जो इंटरनल एक्टिविटीज़ और इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि इनके रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट नहीं होते, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होते, और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. क्योंकि जब वेस्टेज कम होगी तो डेफिनेटली कॉस्टिंग कम आएगी, कॉस्टिंग कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. अब जैसे कोरोना टाइम आया था, बहुत सारी कंपनीज जो थी वो
बिल्कुल शट डाउन लेवल पे आ गई थी, बंद होने के लेवल पे। रीज़न बीइंग क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, इफ़ आई से जैसे पेप्सी एंड कोक, इफ़ यू गो टू मार्केट, पेप्सी एंड कोक की दोनों की बॉटल लेट से 100 रुपीज़ फॉर 2 लीटर ही तुम्हें मिलेगी। इनमें एक भी रुपए का फ़र्क नहीं होता। बट पॉइंट इज, इट डज नॉट मीन कि पेप्सी और कोक का प्रॉफिट मार्जिन सेम है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, पेप्सी में क्या हुआ था, आज से 4-5 साल पहले पेप्सी बहुत एडवर्टीजमेंट करता था। मतलब पेप्सी हैड स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट। रणबीर कपूर लेके आ रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स से जो एड्स करते थे। आईपीएल में इसकी बहुत ऐड होती, जब आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था तो पेप्सी ने बहुत एडवर्टीजमेंट करी थी और उस पर बहुत खर्चा किया था। उससे क्या हुआ था, अब पेप्सी को एक चीज़ पता है कि वो सेलिंग प्राइस अपने प्रोडक्ट का बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो सारे कोक ले लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कोक की बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो पेप्सी प्राइस बढ़ा नहीं सकता, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो अब पेप्सी ने क्या किया, अपनी एडवर्टीजमेंट बहुत ही कम कर ली है। तुम देखना टीवी में तुम्हें पेप्सी की ऐड बहुत कम मिलेंगी बट बहुत कम मिलेंगी। अब तो फिर थोड़ी शुरू कर दिया, आज से 2 साल पहले तो पेप्सी ने कोई भी ऐड नहीं करी थी। 2-3 साल पहले कोई ऐड नहीं करता था पेप्सी, ठीक है। तो दीज आर लाइक डिफरेंट वेज बाय विच हम कंपटीशन से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन से बचाने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा दो, इट्स ऑल्सो कि हम इतना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर लें ताकि अगर सेल्स लो भी हो, पैंडमिक आ जाए, तब भी हम सर्वाइव कर पाए। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो दीज आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। सो देयर वाज अ पर्सन, पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, उसने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ अप्रोचेस बताई हैं दैट विल टेल अस या दैट विल हेल्प अस टू लुक इन डिटेल एट द फर्म्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बाय एनालाइजिंग 5 की एरियाज और फोर्सेस। कि जो पॉटर ने 5 फोर्सेस बताई थी, वो एक फर्म को ये बताता है कि कंपटीशन अगर आपका है, बाहर से डिफरेंट फर्म से कंपटीशन है, तो आपकी फर्म उन सारी दूसरी फर्म्स के से बेटर कैसे है, कंपटीशन में आपकी फर्म कैसे सर्वाइव कर सकती है। सो दीज आर 5 फोर्सेस विच विल टेल यू कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कितना है, ठीक है। सो एज आउटलाइन इन चैप्टर नंबर 6, पेस्ट एनालिसिस is particularly good in identifying whether and why certain markets will be expected to grow in future. हमने 6 चैप्टर में पेस्ट में ये पढ़ा था। However, just because market is growing, it does not follow that it is possible to make money in it. मार्केट के ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मार्केट ग्रो कर रही है, बट इट्स नॉट लाइक कि हमारा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। हमें अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सो गाइज, ये जो चार्ट पूरा है, आई एम नॉट डूइंग दैट चार्ट, क्योंकि इससे कुछ समझ नहीं आने वाला। नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, विल लर्न फ्रॉम दैट एंड विल गेट द टॉपिक फ्रॉम दैट। इसको बिल्कुल मत देखना, ठीक है, नहीं समझ आने वाला, बिल्कुल सोचना भी मत इसके बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसी का टॉपिक, मतलब पॉटर्स 5 फोर्सेस। मैं इसको एडिशनल डिटेल नहीं बोलूंगा, इसको मैं मेन डिटेल बोलूंगा। तो 5 फोर्सेस में जो सबसे पहला हमारा आता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अब कॉम्पिटिटिव राइवलरी का मतलब क्या है कि मार्केट में आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आपका बहुत हाई कंपटीशन है तो दैट मीन्स आपके सर्वाइव करने के चांसेस कम हैं, आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपका कंपटीशन बहुत लो है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब कंपटीशन बहुत हाई है अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। सो हाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी विल पुट प्रेशर इन द फर्म टू कट प्राइसेस और टू इम्प्रूव क्वालिटी टू रिटेन द कस्टमर। दिस रिजल्ट्स रिड्यूस्ड मार्जिन, के हाई कॉम्पिटिशन से मार्जिन कम हो सकते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपटीशन विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि कॉम्पिटिटिव राइवलरी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि कंपटीशन हाई है कि लो है, कि कितने हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे पेप्सी एंड कोक, इसी इंडस्ट्री में कितने और कंपटीशन में लोग आ सकते हैं, कितने कंपटीशन में हैं। सो फर्स्ट इज नंबर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जितने कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए दिक्कत, जितना कम उतना बेटर। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब मार्केट में ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। अगर मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी फर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन थोड़ा कम होगा।
अगर ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है अगर मार्केट एक्सपैंड कर रही है। अब तुम बोलोगे कि सर मार्केट अगर एक्सपैंड कर रही है तो हर आदमी बिजनेस करेगा। पॉइंट इज, अगर मार्केट एक्सपैंड कर रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए होगी। मार्केट एक्सपैंड कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, सो इट माइट नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवरी फर्म विल नॉट बी एबल टू डू। सो दैट्स वाई हमारा कॉम्पिटिशन लो की होगा, मतलब इतना हाई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। वेयर हाई फिक्स कॉस्ट आर इन्वॉल्व, अगर कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी को करने ही करने हैं चाहे एक भी प्रोडक्ट ना बनाए। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, अब अगर प्रोडक्ट कोई बिका ही नहीं फिर भी एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी, फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा चाहे प्रोडक्ट एक भी नहीं बिका। सो वेयर हाई फिक्स कॉस्ट आर इन्वॉल्व, कंपनी विल कट प्राइसेस टू मार्जिनल कॉस्ट लेवल टू प्रोडक्ट वॉल्यूम, मतलब कंपनी को अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसको अपने मार्जिन कम रखना पड़ेगा। मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट कम रखना पड़ेगा। जैसे फिक्स कॉस्ट उसकी लेट से 10 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपीज़, और मार्केट में इसको ये प्रोडक्ट 14 का ही बेचना पड़ेगा, वो 2 रुपये से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रॉफिट नहीं रख सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट रखा तो फिर कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो वेयर हाई फिक्स कॉस्ट आर इन्वॉल्व, उस केस में कंपनी को अपनी कॉस्टिंग कम करनी पड़ती है, बेसिकली अपना सेलिंग प्राइस कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे कंपटीशन जो होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे कि यार मार्जिन ही नहीं है, 1-2% कमाई होती है, इसका फ़ायदा क्या है। अब पेप्सी कोक है, पेप्सी कोक का कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है। तुम सोचोगे सर बहुत सारी ड्रिंक्स तो आती हैं, मिरिंडा, फैंटा, ये सब, ये सारी या तो पेप्सी की हैं या कोक की हैं। तुम देख लेना, थम्स अप कोक का ब्रांड है, शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, थम्स अप इज़ अ ब्रांड ऑफ कोक, लेज चिप्स इज़ अ ब्रांड ऑफ पेप्सी, इट्स पेप्सी को ने बनाया वो। तो ये 2 ही मेन प्लेयर्स हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं, बाकी बहुत कम लोग आते हैं। कोशिश बहुतों ने की बट सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन इनका मार्जिन बहुत कम है। लेज में कहते हैं जैसे बहुत कम मार्जिन होता है इनका। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेप्सी की बॉटल तो बहुत सस्ती होती है, एक्चुअली वो बहुत सस्ती होती है। अगर 100 रुपये की बॉटल मैं बोलूँ तो 100 रुपये की जो बॉटल हम खरीदते हैं मार्केट से, इसकी कंपनी को कॉस्ट शायद 10 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ती। सो 90 रुपीज़ कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। बट पॉइंट ये कि जो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा किया होता है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से कंपनी का मार्जिन बहुत कम रह जाता है और कोई दूसरी कंपनी एंट्री नहीं कर पाती। दैट्स द रीज़न। सो आगे, अगर बायर्स कैन ईजिली स्विच बिटवीन सप्लायर, अगर एक बायर है वो बहुत ईजिली चेंज कर सकता है कंपनी, जैसे पेप्सी है फिर कोक, कोई नई कंपनी आ गई उस पर, सो उस केस में कंपटीशन बहुत कीन रहेगा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे उसमें, क्योंकि उनको पता है कि पीपल कैन चेंज देयर माइंड वेरी इजीली, तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट भी ले लें, तो कंपटीशन हाई रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसा काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, इफ एग्जिट बैरियर इज हाई, एग्जिट बैरियर हाई मतलब कि कंपनी बहुत इजीली छोड़ के भाग नहीं सकती। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आजकल है वोडाफोन, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग। मार्केट में इंडिया में देयर आर 3 प्लेयर्स, भारती एयरटेल, वोडाफोन एंड जियो, ये 3 प्लेयर्स हैं। वोडाफोन बहुत इश्यूज़ में है, वोडाफोन की शेयर की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, वोडाफोन के इन्वेस्टर्स ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, वोडाफोन के बहुत लोन्स चल रहे हैं, तो वोडाफोन इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ लाइक ख़त्म होने पे, ठीक है। बट द पॉइंट इज वोडाफोन ऐसे क्यों नहीं छोड़ के जा सकती, बिकॉज देर इज अ एग्जिट बैरियर, एग्जिट बैरियर मतलब ऐसे नहीं है कि कस्टमर के पास सिम पड़ा तुम छोड़ के भाग जाओ, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जिट बैरियर, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी वोडाफोन को, ठीक है। सो अगर एग्जिट बैरियर भी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद आता है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी हाईली कॉम्पिटिटिव इफ इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट रिजल्ट इन स्ट्रैटेजिक नीड, तो इसको यू कैन जस्ट स्किप, ठीक है। तो ये होता है सिंपल कि कंपटीशन हमारा ज़्यादा है या कम, उससे हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, ठीक है। एक्चुअल जो मार्केट में आज की डेट में कंपटीशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, थ्रेट ऑफ एंट्री। अब थ्रेट ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है? थ्रेट ऑफ एंट्री मीन्स कि हमारा जिस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में, जैसे हमारा ये इंडस्ट्री है, जैसे भाई पेप्सी और कोक, इस इंडस्ट्री में कितने लोग आ सकते हैं और कितना इजी है इस इंडस्ट्री में आना। अगर इस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत इजी है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग करेंगे।
जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट आज की डेट में हर आदमी मोस्टली कर रहा है, जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है या बिजनेस कर रहा है, मोस्टली हर आदमी ट्रेडिंग कर रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि देर इज नो थ्रेट टू एंट्री, बहुत ईजी एंट्री है, कोई भी अपना अकाउंट खोलो, ट्रेडिंग शुरू कर दो। लेकिन अगर हर आदमी को मैं बोलूं, क्या हर आदमी अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकता है? नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट इज अ थ्रेट टू एंट्री, कि इतना ईजिली कोई भी बंदा इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। So the six major sources of barrier to entry is पहला, economies of scale, where the industry is one where unit cost decline significantly and volume increases such that new entrants will be unable to start comparatively cost basis. सेम जैसे पेप्सी ने इतने ज़्यादा यूनिट्स वो अपनी बेचता है, इतनी ज़्यादा सेल होती है कि उसने कॉस्टिंग बहुत कम करी हुई है, प्रॉफिट बहुत कम किया हुआ है। अब इतना प्रॉफिट कम किया हुआ है पेप्सी ने, पेप्सी बोलता है एग्जाम्पल 10 बॉटल में, जैसे पेप्सी की एक बॉटल में प्रॉफिट होता है पेप्सी को लेट से 3 रुपीज़ का, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो पेप्सी अगर एक दिन में 1 लाख बॉटल बेचे तो पेप्सी ने 3 लाख रुपीज़ कमा लिए, है ना। दूसरी नई कंपनी आएगी, ऑब्वियसली उसकी 1 लाख बॉटल तो बिकेगी नहीं। अब सोचो उसकी 1000 बॉटल बिकी, तो 1000 इंटू 3 सिर्फ 3000 रुपये कमा पाया। तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी तो कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि पेप्सी सेम रेट में दे रहा है। So that's the point. So where industry is one where unit cost decline, कि जितना प्राइस, जितनी क्वांटिटी बढ़ती है यूनिट कम हो जाता है, यूनिट प्राइस, उसमें नए लोग इजीली नहीं आ सकते। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, where established firm have good brand image or customer loyalty, cost of overcoming can be। So ये पॉइंट कहता है कि अगर किसी फर्म का ऑलरेडी नाम बहुत इस्टेब्लिश है, बहुत, जैसे एप्पल, तो एप्पल की रेंज में कोई भी कंपनी नया फ़ोन नहीं लॉन्च कर सकती। न्यू एंट्रेंस मतलब, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस मतलब कि कोई भी बंदा बहुत ईजिली नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर इंडस्ट्री में बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत हाई, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, बहुत कुछ, तो वहाँ पे भी थ्रेट्स टू एंट्री बहुत लो होगी। थ्रेट्स टू एंट्री लो मतलब कि बहुत कम लोग उस इंडस्ट्री में एंटर कर पाएंगे। हम अगर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि दूसरे कोई नई फर्म इतनी इजीली नहीं हमारा बिजनेस कर पाएगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए। सो थ्रेट्स टू एंट्री विल बी लो, थ्रेट कम होगा, हमें डर कम होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। स्विचिंग कॉस्ट, दैट इज वन ऑफ कॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर। स्विचिंग कॉस्ट अगर कम होगी, एक सप्लायर से अगर दूसरे सप्लायर पे जाना है, तो स्विचिंग कॉस्ट अगर कम है देन हमारा थ्रेट ज़्यादा रहेगा। स्विचिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो थ्रेट कम रहेगा। इसको सिंपल, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट एज वेल, नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट। access to distribution channel may be restricted, that is chemists, multipliers and major retailers, therefore it is difficult for a new toiletry product and manufacturer to gain shelf space। मतलब अगर जैसे हमारा एक केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप पे देखा जाए जो काफ़ी फेमस शॉप है, उसकी जो शेल्फ्स हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और तुम कभी भी देखना जो केमिस्ट की शेल्फ पे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा जो उनका ब्रांड नेम होता है उस साइड से रखे होते हैं कि यू कैन सी दी ब्रांड नेम। सीधा डिस्क्रिप्शन या इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, नाम से, कि तुम देख के समझ सको। अब एक केमिस्ट शॉप अगर बहुत ज़्यादा चल रही है, तुम एक नया प्रोडक्ट लेके आए हो, तो वहाँ पे अब तुम बोलोगे मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सा कस्टमर के सामने रखते, वो कहेगा भाई मैं क्यों रखूँ, वो मेरे को ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट यहाँ रखने के लिए, तो मैं अपनी शेल्फ स्पेस तेरे को क्यों दूँ, तो बहुत पैसे दे मुझे उस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा पैसे दे। तो अगर ऐसा है कि अगर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पे भी कोई भी नया बंदा इजीली इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। दैट मीन्स हमारा थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स या थ्रेट्स बैरियर टू एंट्री, थ्रेट टू एंट्री इज लो, कि कोई भी बंदा इजीली हमारा बिजनेस नहीं कर सकता। कॉस्ट एडवांटेजेस इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, दैट इज पेटेंट, स्पेशल नॉलेज, फेवरेबल एक्सेस टू सप्लायर, कि जैसे अगर पेटेंट हमने अपना प्रोडक्ट कराया हुआ है और हमारे को कोई स्पेशल नॉलेज है उस प्रोडक्ट की किसी और को नहीं है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी थ्रेट्स टू हमारा नए बंदों का लो रहेगा जो हम काम करें, क्योंकि नए बंदे को वो नॉलेज ही नहीं है, उसके पास वो पेटेंट ही नहीं है, वो कैसे करेगा काम। नेक्स्ट आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? अभी हमने देखा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा सेम प्रोडक्ट और कैसी कैसी कंपनीज बना सकती है, एक तो वो कॉम्पिटिशन। दूसरा होता है बैरियर टू एंट्री,
थ्रेट टू एंट्री मतलब कि कोई बंदा हमारी इंडस्ट्री में जो काम हम कर रहे हैं कितना ज़्यादा एंटर कर सकता है। अगर इजीली एंटर कर सकता है सो दैट इज़ अ थ्रेट फॉर अस। अगर इजीली एंटर नहीं कर सकता हमारा बिजनेस तो थ्रेट विल बी लो। थर्ड आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे पेप्सी एंड कोक। अगर हमें पता है कि जैसा प्रोडक्ट, या सॉरी पेप्सी एंड कोक तो कंपटीशन में आएगा बिकॉज इनका डायरेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट इज लाइक टी और कॉफ़ी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाय पीनी है, जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी, आई एम नॉट एडिक्टेड टू कॉफ़ी, मुझे चाय पीनी है। एक जगह उसने बोला यार चाय नहीं है कॉफ़ी है, मैं कहा चल ठीक है कॉफ़ी दे दे। तो दैट इज लाइक थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो अगर उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट है तो ऑफकोर्स हमें डर लगेगा। हमारे प्रोडक्ट का अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट चाय, जिसने चाय पीनी है वो चाय ही पिएगा, वो कॉफ़ी नहीं पिएगा, सो दैट मीन्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट इज़ लो, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकता है। लेकिन अगर थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हाई है कि एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो वहाँ पे हमारा थ्रेट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया हुआ है ट्रैवलिंग, कि दिस थ्रेट इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल रेल ट्रैवल वर्सेज बस ट्रैवल वर्सेज प्राइवेट कार। सो इनके बीच में थ्रेट चलता रहता है। रेल बंदा कहते ट्रेन से जाऊँ, चल ट्रेन नहीं मिल रही, बस से चला जाता हूँ। तो ट्रेन वालों के लिए इट्स अ ह्यूज थ्रेट कि अगर हमारे थ्रू नहीं गया तो वो तो बस से चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। आगे आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर का मतलब क्या होता है? सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बेसिकली मीन्स कि कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी कितनी बार्गेनिंग पावर है कि वो प्राइस कम करा सके। अगर तो हमारी फिक्स प्राइस शॉप है तो देर इज़ नो थ्रेट टू अस कि बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर, के कस्टमर बार्गेन करा सकता है। लेकिन जैसे मार्केट में सब्जी मंडी वगैरह होती है, सब्जी मंडी में अगर तुम 1 किलो सब्जी लोगे वो थोड़ी ज़्यादा महंगी होगी, 4 किलो लोगे थोड़ी सी कम होगी, 10 किलो लोगे थोड़ी और कम होगी, सीधा सीधा बोरी लोगे, कट्ठा लोगे तो कट्टा मतलब कट्टा बोलते हैं उसको, नॉट बंदूक वाला कट्टा। कई लोग आजकल सीरीज़ वगैरह में कट्टा बंदूक को बोला जाता है, लेकिन कट्टा होता है कि जैसे एक बोरी होती है तो बोरी अगर तुम लोगे तो उस बोरी का जो प्राइस है वो काफ़ी कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो 1 केजी या 4 केजी का प्राइस था। तो पॉइंट इज कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है या लो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस। क्योंकि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर अगर हाई है तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट है, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ थ्रेट। क्योंकि अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो मतलब हमें कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस कम करना पड़े, तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है ना। So where buyer purchases are in high proportion, the supplier total business or represent a high proportion of total trade that market। मतलब buyer का जो है हमारा buyer का जो बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी हाई होगी, क्योंकि जितना सामान हम लेते हैं बेचते हैं उसमें काफ़ी हाई प्रोपोर्शन उस बायर का है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई। वेयर बायर मेक्स अ लो प्रॉफिट, अगर बायर बहुत लो प्रॉफिट कमा रहा है, बायर मेक्स अ लो प्रॉफिट, इसको मैं पॉइंट को देखता हूँ गाइस क्योंकि ये पहले नहीं ऐड हुआ था, अभी ऐड हुआ है, तो लेट मी चेक। वेयर द क्वालिटी ऑफ परचेजेस इज अनइम्पॉर्टेंट और डिलीवरी टाइमिंग इज इररेलेवेंट, प्राइसेस विल बी फोर्स डाउन। मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ परचेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर और डिलीवरी टाइमिंग इज इररेलेवेंट, ठीक है, तो वहाँ पे भी प्राइसेस हो सकते हैं कि प्रोडक्ट के हमें कम करने पड़े, क्योंकि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत हाई है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने कस्टमर को बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट कल भिजवा दूंगा लेकिन पैसे मैं उतने लूँगा। भाई कोई चक्कर नहीं है, मेरे को 10 दिन बाद तो दे दे लेकिन पैसे इतने लगा। दैट मीन्स बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई। और अगर मान लो कस्टमर को पता है कि जैसे अमेजोन में है 1 डे डिलीवरी या 2 डेज डिलीवरी, हमने बोला कि हमें तो 2 दिन में ही चाहिए, ठीक है, हम वी नीड द प्रोडक्ट इन 2 डेज, तब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगी, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं फिर, बिकॉज कस्टमर इज इन नीड। सो अगर कस्टमर की क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अगर कस्टमर को क्वालिटी चाहिए नहीं, ब्रांड नेम चाहिए नहीं, तो दैट मीन्स वो एप्पल की जगह दूसरा सस्ता प्रोडक्ट ले लेगा, ओप्पो वीवो ये ले लेगा। दैट मीन्स बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई कि यार वो नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट ले लो। लेकिन अगर कस्टमर को ब्रांड चाहिए तो ही विल बी स्पेंडिंग एडिशनल अमाउंट। Where products have been strongly differentiated with a good brand image, a retailer would have to stock the complete range to meet the customer demand। मतलब अगर प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है और हर एक का अलग अलग ब्रांड है, जैसे ओप्पो वीवो, आजकल तुमने देखा होगा मल्टी ब्रांड स्टोर्स आते हैं। सो अगर तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करना है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं।
हर फ़ोन के हालांकि फ़ीचर्स देखा जाए अलग हैं, अगर तुम 25 to 30,000 के फ़ोन की बात करो तो उसमें तुम्हें काफ़ी वन प्लस का मिल जाएगा, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, नोकिया का भी आता है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे कि कैमरा कहने को सबका मेगापिक्सल सेम होता है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द कैमरा, प्रोसेसिंग, चिपसेट, डिस्प्ले, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। सो वो चीज़ अगर है तो एज अ सेलर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे अगर मुझे सर्वाइव करना है, क्योंकि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है। वो कहेगा नहीं ये नहीं, मैं दूसरा देखूंगा, मेरे को दूसरा प्रोडक्ट दिखाओ, अच्छा ये नहीं वो दिखाओ। सो अगर होगा ही नहीं तो मैं कस्टमर को क्या दिखाऊंगा? दैट मीन्स कस्टमर्स बार्गेनिंग पावर इज हाई। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब जहां से हम सामान परचेज करते हैं, जो हमें सप्लाई करता है, उसकी बार्गेनिंग पावर कैसी होगी। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का बेसिकली मतलब कि हम अपने सप्लायर को कितने एडिशनल पैसे देंगे, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। तो अगर हमारा जो सप्लायर है, सोचो वैसा सेम प्रोडक्ट कोई और सप्लायर भी दे रहे हैं, दैट मीन्स बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर विल बी वेरी लो। क्यों? क्योंकि हम किसी और से भी वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो बार्गेनिंग पावर उस सप्लायर की बहुत कम रहेगी, क्योंकि हम उसको, वो कहेगा ठीक है मैं तो सॉरी गाइस छोटा सा काम आ गया था। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में मैं क्या बता रहा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना बायर हम अपना सप्लायर चेंज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शर्ट्स बनाता हूँ, तो जो कपड़ा मैं लेता हूँ उस कपड़े के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उस केस में जो सप्लायर है जिससे मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे ये मैं हूँ और बहुत सारे मार्केट में सप्लायर्स हैं जो मुझे प्रोडक्ट देते हैं और प्राइस ऑलमोस्ट सभी का सेम है, तो इस केस में सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा कम रहेगी। कम क्यों रहेगी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर? रीज़न बीइंग क्योंकि जब मैं एक की जगह दूसरे पे ले सकता हूँ सेम प्राइस में सेम क्वालिटी, तो इसकी तो पावर ही नहीं है इसके पास कि वो मेरे को रोक सके। अब अगर मान लो सप्लायर ही दो होते, मैं इससे सामान ले रहा हूँ और इस सप्लायर के, ठीक है इसके पास भी प्रोडक्ट है लेकिन उसका प्राइस जो है वो नॉर्मली थोड़ा हाई है, तो दैट मीन्स मुझे इसी से लेना पड़ेगा, तो इसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगी। ये बोलेगा मैं माल आज नहीं 10 दिन बाद भेज सकता हूँ, अभी नहीं भेजूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, हम इसके कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि इसकी बार्गेनिंग पावर है ज़्यादा है। सो दैट्स इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन है, इन्होंने इलस्ट्रेशन क्या दी है कि पॉटर्स 5 फोर्सेस कैन बी अप्लाइड टू अ हाउस बिल्डिंग इंडस्ट्री, कि अगर हाउस बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो उस केस में अगर हम पॉटर्स के पांचों पॉइंट्स देखें 5 फोर्सेस, तो 5 फोर्सेस हाई है कि लो है। तो जैसे सबसे पहले कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ हाउस बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारी फर्म्स हैं जो ये काम करती हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। घर ही बना रहे, सारे ही घर बना रहे, ईंटें लगती हैं, दीवार, ये सीमेंट वगैरह लगता है, पेंट होता है, ठीक है ना, घर बना रहे हैं हम कोई पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, तो घर तो मोस्टली सबके एक जैसे ही होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते अपना प्रोडक्ट। और टिपिकली जो फर्म है उनकी फिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो नॉर्मली काफ़ी हाई रहता है। देन आता है थ्रेट्स ऑफ एंट्री। अब थ्रेट्स ऑफ एंट्री इज़ नॉट वेरी हाई बट हाई। क्यों? कि कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लो है। लो क्यों है? हम घर बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, लेबर ही तो चाहिए मोस्टली, कंस्ट्रक्शन इज़ मोस्टली लेबर इंटेंसिव, हमें कोई मशीन थोड़ी चाहिए बहुत ज़्यादा। हमें बंदे ने अपनी लैंड दी कि मेरा लैंड है, इसके ऊपर आपको घर बनाना है, तो रॉ मटेरियल परचेज करना वो सब अलग बात है, लेकिन मेरे को कोई मशीन तो ऐसा नहीं चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। और बहुत सारे लोग इंडिया में भी, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ये काम कर ही रहे हैं कि हम आपको घर बना के दे देंगे, सस्ते में बना के दे देंगे, सारा काम हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। सो दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लो। सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एग्जाम्पल परचेजिंग ब्रिक्स, नीड फाइनेंस टू एक्वायर लैंड, के कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमें बंदे ने बोला है घर बनाना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स लेनी पड़ेंगी, मे बी क्रेडिट पे लेनी पड़े, उधारी पे, तो हर बिजनेस के पास इतनी अच्छी रेटिंग नहीं होगी, इतना अच्छा क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि हर कोई उसको उधारी पे सामान दे दे, कुछ बिजनेसेस के पास होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेट हमारा कम है। नीड गुड रिलेशनशिप विद प्लानिंग ऑफिसर्स टू गेट प्लानिंग परमिशन, तो अगर हमारी जो फर्म है, हमारे प्लानिंग ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हम काम कराते रहते हैं, नया बंदा आएगा उसको रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं करता, तो थ्रेट जो है हमारा हाई है, नॉट वेरी हाई।
अब आता है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेड भी हाई है, क्यों? द मेन थ्रेड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट और परचेज। कि अब हमारे पास एक बंदा आया प्रोडक्ट बनवाने, या ठीक है, सो जैसे मैंने बताया था कि थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल बी हाई इन दिस। अब जो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम्हें किसी का घर बना रहे हो, ठीक है, अब किसी का घर बनाने के लिए यू नीड सम अदर प्लेस जहाँ पे उतने दिन के लिए उसको रेंट पे रख सकते हैं, रेंट पे रहने को बोल सकते हैं। अब ये जो लोग हैं, रेंटल प्रॉपर्टी हो सकता है इतनी ज़्यादा अवेलेबल हमारे पास ना हो, तो जो अवेलेबल है हमें तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। दैट मीन्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिकॉज जिससे हमने प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है उस पर्सन की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। दैट मीन्स थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी हाई। पावर ऑफ सप्लायर्स, अब आता है पावर ऑफ सप्लायर्स। नहीं सॉरी गाइस, मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने एग्जांपल गलत दे दिया। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई मतलब कि अगर मार्केट में सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी जो रेंट पे अवेलेबल है, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं या रेंट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत कम लोग आएंगे, या हो सकता है इतने ज़्यादा ना आए नई प्रॉपर्टी बनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टियाँ रेंट पे भी इजीली मिल रही हैं, एंड प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी बनी बनाई सीधा सीधा, जैसे आजकल बिल्डर्स फ्लोर होते हैं, बने बनाए फ्लोर है, सीधा तुम बाय करो। दैट मीन्स उस केस में सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेड बहुत ज़्यादा हाई है कि कोई हमारे पास आगे पूरा घर बनवाने से बेटर या तो रेंट पे रह लेगा या बना बनाया घर ले लेगा। So that means threat of substitute is high. नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स आर द पीपल जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। पावर ऑफ सप्लायर विल बी लो फॉर मटेरियल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक हाउस बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की, एक बिल्डर की। उसके लिए जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेता है, जैसे ब्रिक्स होगी, सीमेंट हो गया, वो थ्रेड ऑफ पावर ऑफ सप्लायर बहुत लो रहेगी। रीज़न क्योंकि सप्लायर के पास पावर नहीं है। मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो सीमेंट, पेंट, ईंटें वगैरह देते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो बहुत लो है। क्यों? क्योंकि लैंड तो अब जैसे एक एरिया, एक सेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ सेक्टर्स होते हैं, एक सेक्टर में लैंड तो इतनी अवेलेबल है। अब सोचो यहाँ पे सिर्फ 2 प्लॉट्स खाली हैं, बाकी सारे ऑक्यूपाइड हैं। हमें एक बंदे ने बोला कि मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आप लैंड मेरा वो बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। तो जब मैं लैंड लेने गया, मैंने देखा यहाँ पे लैंड ही 2 अवेलेबल है, एक ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। दैट मीन्स मेरे पास एक ही लैंड है। अब वो लैंड मुझे, ऑब्वियसली ये लैंड भी चाहिए, तो इस केस में अब पावर ऑफ सप्लायर विल बी वेरी हाई फॉर द लैंड, क्योंकि लैंड इज लिमिटेड। वो बोल सकता है कि भाई मैं तो इसके एग्जाम्पल 2 करोड़ लूंगा। तुमने कहा मार्केट रेट तो 1.5 करोड़ है, वो कहा ठीक है लेना है लो, वरना रहने तो कोई चक्कर नहीं। क्योंकि उसको पता है कि और उसको कहीं से लैंड मिल ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द लैंड। अगर तुम्हें लैंड चाहिए और लेना है तो 2 करोड़ देने पड़ेंगे, तो तुम उससे बार्गेनिंग करोगे, मे बी वो ना माने। दैट मीन्स सप्लायर की पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहती है लैंड के लिए। पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जो पावर है बहुत लो है, बिकॉज इन हाउसिंग सेक्टर कस्टमर हैव मोर चॉइसेस बट इंडिविजुअली हैव लो बाइंग पावर। वो हमें ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कस्टमर हमें नहीं बोल सकता कि बार्गेनिंग करो, कुछ करो, ठीक है यार हमसे नहीं लेना किसी और से ले, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन हाउसिंग भी बहुत ज़्यादा, देयर नॉट लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री जो हाउसिंग में हैं, जो बनाते हैं। तो अगर उसको बनवाना है तो हो सकता है उसको हमारे से लेना पड़े, तो हमारी पावर ज़्यादा है, पावर ऑफ कस्टमर विल बी लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर्स। सो अब इसमें आता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये तो 1 है, ये थ्योरेटिकल है, इसको नहीं करना। ऑब्जेक्टिव इज दिस: लो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज अ बैरियर टू एंट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी लो है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम है, दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से दिस इज ट्रू, हाँ, कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी लो है सो दैट इज अ बैरियर, कोई भी बंदा हमारे बिजनेस में इजीली नहीं एंटर होगा। आई वुड से दैट इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री। उसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग, अगर एक कस्टमर के पास बहुत पैसे हैं, ह्यूज मनी, जैसे जियो, अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया था, वो पहले टेलीकॉम में तो था नहीं, अभी 4-5 साल पहले जियो लॉन्च हुआ है। तो जियो लॉन्च होने से पहले उसको टेलीकॉम की नॉलेज नहीं थी। हालांकि जियो में जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत लो है, टेलीकॉम में BSNL भी बहुत लॉसेज में था, वोडाफोन, भारती एयरटेल काफ़ी लॉसेज में, मतलब काफ़ी लो प्रॉफिट में काम कर रहे थे, तो देयर वाज वेरी लो प्रॉफिट। लेकिन जिस बंदे के पास पैसे हैं वो बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ थ्रेट टू बैरियर, दैट्स नॉट अ बैरियर, कोई रुकावट नहीं है उसके लिए।
बंदा चाहे उसको प्रॉफिट कम हो, वो नुकसान खाएगा, लेकिन इसकी वजह से, लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से कोई भी बंदे को, एक सेकंड गाइस, ये क्या हो गया, जस्ट 1 सेकंड गाइस, थोड़ा इशू हो गया इसमें। हाँ, सो लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से कोई बंदा, ऐसा नहीं कि उसके लिए एक बैरियर है कि वो आ ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। बैरियर तो वो होता है जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई इतना मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, या मिनिमम आपको इतना एरिया चाहिए, इतने आपके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, तभी मिलेगा। सो दैट इज लाइक अ बैरियर। ठीक है, सो दीज वर पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जो हमें बताती है कि बिजनेस को कंपटीशन में कैसे, हम कौन से, किस टाइप के कंपटीशन में फंसे हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। नेक्स्ट आता है हमारा जेनरिक स्ट्रैटेजीज। सो जेनरिक स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? पॉटर ने क्या बोला, दिस मॉडल डेवलप्ड बाय पॉटर एग्जामिन्स डिफरेंट वेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी तो हमने देखा था कि कंपटीशन किस टाइप का होता है, अब आएगा कि डिफरेंट वेज बाय विच कि एक बिजनेसमैन कैसे अपना कंपटीशन में अपने आप को एक एडवांटेज दे सकता है, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे और बाकियों से अच्छा काम करे। तो सबसे पहला आता है हमारा गाइस कॉस्ट लीडरशिप। सो कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? ये बहुत ही इजी टॉपिक है। सो कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप मींस अपना जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट हमें पड़ती है। एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे पेप्सी एंड कोक, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल अगेन, 100 रुपीज़ वाली जो 2 लीटर की बॉटल होती है। सो जो पेप्सी को इसकी कॉस्ट पड़ रही है 60 रुपीज़ पर बॉटल, और कोक को इसकी कॉस्ट पड़ रही है 70 रुपीज़ पर बॉटल, और मार्केट में और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनको 70, 72 ऐसे पड़ रही है। दैट मीन्स पेप्सी जो है, पेप्सी इज कॉस्ट लीडर, मतलब सेम प्राइस, सेम जो प्रोडक्ट है वो पेप्सी कम कॉस्ट में कर रहा है। दैट मीन्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। सो जहाँ भी देखा जाए तो पेप्सी अपनी पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिट में है, क्योंकि कॉस्ट कम होने की वजह से वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है। अब यहाँ पे पेप्सी 2 काम कर सकता है। एक, अपना जो प्रोडक्ट है वो सेम प्राइस पे बेचे जिस पे हमारा कंपटीशन सेल कर रहा है, उससे क्या होगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। कोक एक बॉटल में कमाता है 30, पेप्सी कमाता है 40। सो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे अगर सेम प्राइस पे बेचता है। दूसरा एडवांटेज पेप्सी को क्या होगा, वो अपना प्राइस कम भी कर सकता है, वो अपना प्राइस 90 भी कर सकता है कि मैं 90 का अपना सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ। उससे पेप्सी को क्या फ़ायदा होगा कि नॉर्मल कंपटीशन 100 की बेचते हैं बॉटल, पेप्सी बेचेगा अपनी बॉटल 90 की, जिसकी वजह से उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जब सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली, पर बॉटल नहीं बट टोटलिटी में प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो अगर कॉस्ट लीडरशिप हमारी है तो देर आर 2 ऑप्शंस, या तो हम अपना प्रोडक्ट सेल करें एट लोअर प्राइस पे ताकि हमारी सेल ज़्यादा हो, या फिर हम सेम प्राइस पे सेल करें बट हमारा प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा हो। सो दिस इज कॉस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन सिंपली मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। हम जो जैसे मोबाइल बना रहे हैं वो मोबाइल दूसरे मोबाइल से अलग है, OnePlus वाले बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइलेंट का बटन है और इसके बहुत एडवांटेज होते हैं। तो बंदा कहता है अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मेरे को साइलेंट वाला फीचर मिल जाए, मैं खुद ये चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम 35,000 का कोई भी फ़ोन ले रहे हो और 39,000 में यू आर गेटिंग OnePlus विद दिस फीचर, तो ये फीचर लो, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फीचर। लगता नहीं है हमें बट दिस इज़ रियली अ ब्रिलियंट फीचर जो OnePlus ने करा है। ठीक है, सो पॉइंट इज अगर हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट से, दैट विल ऑल्सो बी अ एडवांटेज फॉर अस, दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। थर्ड आता है हमारा फोकस। अब फोकस का मतलब क्या होता है कि हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट ऐसे ना बनाएं जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैं चाहता तो अपने चैनल पे क्लास 12th की, सीए की, ACCA की और BCom की और बहुत सारी मैं वीडियोस डाल सकता था। मतलब ऑब्वियसली वीडियोस सारी नहीं डाल पाता, लेकिन 12th की कुछ वीडियोस डाल दी, CA की कुछ डाल दी, ACCA की कुछ डाल दी, ये कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता, मे बी बहुत सारे लोग मेरे पास नहीं आते क्योंकि मेरी क्वालिटी ना रहती, क्योंकि सर आप 12th भी पढ़ा रहे हो, CA भी पढ़ा रहे हो, इतना सब कुछ पढ़ा रहे हो, तो हो सकता है मेरी क्वालिटी में डिफरेंस आता, मैं कॉन्सेंट्रेट भी ना कर पाता, ठीक से पढ़ भी ना पाता।
ठीक है, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि ACCA ही कराना है, तो उससे क्या हुआ, मेरी क्वालिटी एज कंपेयर्ड, शायद हो सकता है तुम्हें ज़्यादा पता होगा, वैसे मुझे नहीं पता, बिकॉज तुम रिसीवर हो, आई एम द डिलीवरी पर्सन, यू आर द रिसीवर। तो मेरी क्वालिटी जो मुझे लगता है कि अगर खाली ACCA में पढ़ा रहा हूँ तो बाकियों से अगर सारी पढ़ाता तो थोड़ी बेटर होती। वैसे ही कंपनी अगर एक प्रोडक्ट पे फोकस करेगी, लिमिटेड प्रोडक्ट पे, लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करेगी, तो उसमें और अच्छा कर सकती है, और नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकती है, और नई चीज़ें ला सकती है। लेकिन अगर कंपनी बहुत सारी चीज़ें करेगी, वहाँ पे कंपनी मे बी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे सोनी है, जैसे सैमसंग है, वैसे ही सोनी है। सोनी के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोनी के टीवी आते हैं, सोनी के स्पीकर्स आते हैं, मतलब जैसे सोनी की आई थिंक वॉशिंग मशीन तो नहीं आती, आई थिंक नहीं आती, मे बी आती होगी। तो सोनी मोस्टली हर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। पॉइंट इज़ कि सोनी स्पीकर्स के मामले में बहुत अच्छा है, सोनी के टीवी ठीक ठाक है, सोनी के टीवी नॉट दैट गुड, सोनी के टीवी कोई ईजिली नहीं लेता। सोनी के फ़ोन्स तो मार्केट से ख़त्म ही हो चुके हैं, कोई भी सोनी के फ़ोन तो आते भी नहीं है। पहले हमारे टाइम में बहुत चलते थे सोनी एरिक्सन, अब नहीं आते सोनी के फ़ोन्स, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि कंपनी ने इतनी सारी चीज़ों में फोकस किया हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस नहीं कर पाई और कंपनी के लॉसेज होने शुरू हो गए। तो अगर हम अपनी कंपनी में किसी लिमिटेड जगह पे फोकस ज़्यादा रखेंगे, उससे हमारी सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी और उससे हमारी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी। दैट इज फोकस। So what is the conclusion? Porter argued that business need to adopt one of the above three approaches or they would be stuck in the middle which would make it difficult for them to compete successfully। कि business को इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ करनी पड़ेगी। तीनों of course नहीं कर सकती कंपनी, या तो differentiate करेगी, या सेम रख के कॉस्ट लीडरशिप करेगी, या फिर फोकस करेगी। तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर कंपनी को, किसी भी कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करना है तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब आता है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग। सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इज कंपनी एफ मेक मोटर व्हीकल्स, दीज कार्स आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय एफ्स राइवल भी सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, बट एफ हैज मैनेज टू अचीव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बाय बल्क बाइंग इट्स मटेरियल फ्रॉम वन मेन सप्लायर। सॉरी, सेल्स नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसने बल्क बाइंग करी थी मटेरियल फ्रॉम वन मेन सप्लायर। दिस हैज एनेबल्ड एफ टू सी इस कार मोर चीपली देन द कॉम्पिटिटर। मतलब एफ ने एक अच्छा काम क्या किया, इसने जब रॉ मटेरियल परचेज किया, इसने बल्क में परचेज कर लिया एक ही सप्लायर से। दैट मीन्स जब बल्क में परचेज किया तो उसने इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया होगा। तो डिस्काउंट दे दिया मतलब इसकी कॉस्टिंग कम पड़ गई। अब कॉस्टिंग कम पड़ गई, सो दैट मीन्स ही इज दी कॉस्ट लीडर। सो आंसर इज ए। ठीक है गाइस, आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गया हो। नॉट वेरी डिफिकल्ट, वॉज ईजी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है गाइस, दैट इज पॉटर्स वैल्यू चेन। अब पॉटर्स वैल्यू चेन क्या होता है? अब तुम बोलोगे, इनफैक्ट मैं भी सोच रहा हूँ कि पॉटर ने इतनी सारी चीज़ें दे दी, भाई क्या इंसान है क्या है, खुद ही अपनी अलग अलग चीज़ें बताया जा रहा है। सो पॉटर्स वैल्यू चेन। सो पॉटर ने बेसिकली जो वैल्यू चेन बोली, दैट इज, ध्यान से रखना, Porter value chain is to determine whether and how a firm activities contribute towards its competitive advantage। कि firm की जो different activities हैं, वो activities कैसे firm के competitive advantage में उसकी help करती है। ठीक है, तो पॉटर ने बताया वैल्यू चेन में, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड अदर इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सो प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली होती है जो बेसिकली इंटरनल होती है, एक तरह से जो मेन काम होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी और उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज। दोज आर एक्टिविटीज जो लाइक मेन काम हमारा नहीं होता, दैट इज अ सेकेंडरी काम। अभी देखते हैं क्या। सो पॉइंट इज हाउ दीज एक्टिविटीज हेल्प अस टू गेट अ बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सबसे पहला हमारी एक्टिविटी जो बिजनेस की होती है, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड मतलब रिसीविंग ऑफ स्टॉक। तो जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक। रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग रॉ मटेरियल इनपुट्स। अब इससे हम कंपटीशन में कैसे बेनिफिट अपने आप को करा सकते हैं? जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम कुड गिव अस कॉस्ट एडवांटेज। अब जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम क्या है, ये तुम F2 में पढ़ोगे। जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम का सिंपल मतलब क्या होता है कि
प्रोडक्ट को एक बार खूब सारा रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करने से बेटर हमें जब चाहिए हम तब उतना मंगाएं। अब इससे तुम बोलोगे सर बल्क से हमें डिस्काउंट मिल जाता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन बल्क परचेज करने से हमारी वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है और बल्क परचेज करने से हमें स्टोरिंग का खर्चा भी बहुत देना पड़ता है। कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल, ये थोड़ी फैक्ट्री में कहीं रख दे। एक अलग से इसको वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे हम रॉ मटेरियल स्टोर करें, तो स्टोरेज का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जस्ट इन टाइम जैसी हमें प्रोडक्ट चाहिए तब हम परचेज करें, उससे हमें कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, कॉस्ट कम हो सकती है। ऑपरेशंस, तो इनबाउंड के बाद सामान आ गया, ऑपरेशंस मतलब काम करना। अब काम करने में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है? क्वालिटी। अगर हम अच्छी क्वालिटी का अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी लगाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमें क्वालिटी का एडवांटेज मिलेगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बेसिकली ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू काइंड ऑफ सेलिंग, कि अगर हम कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, उसमें हमें बेनिफिट क्या हो सकता है? आउटसोर्सिंग डिलीवरीज कुड गिव अ कॉस्ट एडवांटेज, मतलब रादर देन हम अपने ट्रक्स परचेज करें, फैक्ट्री में रखें, ताकि जब किसी को सामान भिजवाना उसके थ्रू भिजवाएं, हम ये काम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब खुद ना करके बाहर एक लॉरी वाले को किराए पे बुलाया कि ये ले, ये सामान वहाँ डिलीवर करा दे। तो वो हमारे को काफ़ी कॉस्ट एडवांटेज पड़ सकता है। ऑब्वियसली वो स्टडी करनी पड़ेगी कि कॉस्ट एडवांटेज पड़ेगा कि नहीं। अगर कंपनी की बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं तो शायद कंपनी अपना ट्रक वाला रखे, लेकिन अगर कंपनी की डिलीवरीज बहुत कम होती है तो रादर देन बाइंग बाहर से एक्वायर आउटसोर्स करा ले, तो इससे एडवांटेज हो सकता है। मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसे मार्केटिंग रिसर्च, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ भी पढ़ा हुआ है मार्केटिंग में। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कुड इन्हांस द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर हम कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बुला लें तो उससे हमारे प्रोडक्ट की इमेज बढ़ सकती है। सर्विसेज, अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज, अब सेल सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज से हमारी क्वालिटी अच्छी हो सकती है अगर हम अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दें। तो ये हमारी 5 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं और हम अच्छा करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिल सकता है। कॉस्ट एडवांटेज, क्वालिटी, कॉस्ट एडवांटेज, इसमें भी क्वालिटी आ जाएगी या इसमें सेल एडवांटेज हो जाएगा और यहाँ पे क्वालिटी एडवांटेज। ये तुम्हें लर्न नहीं करना, मैं अभी बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। समझो, सामान जब हम परचेज करते हैं वहाँ पे हमारा होता है कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि हम सस्ता परचेज कर सकते हैं। बनाने में कॉस्ट एडवांटेज इतना नहीं होगा, क्वालिटी का ज़्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, तुम्हें क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये कॉस्ट के बारे में बोल रहे हैं, क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़। अब सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या थी हमारी? जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि फर्म कितना अपने आप को अपग्रेड रखती है, फर्म के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, के ह्यूमन रिसोर्स यानी इंप्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग्स प्रैक्टिकल देती है, और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट जैसे मतलब रॉ मटेरियल, नॉट जस्ट परचेजिंग, मतलब और भी सामान परचेज करना, नॉट जस्ट परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग मशीनरी, परचेजिंग लॉट ऑफ एसेट्स फॉर बिजनेस, परचेजिंग अ लैंड, तो उसके रिगार्डिंग ये भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है। इससे भी हमारे को क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है? तो फर्म का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, हाउ फर्म इज ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज बाइंग कुड रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग यानी कॉस्ट एडवांटेज। एग्जाम्पल, जैसे सेंट्रलाइज बाइंग क्या होती है, हम 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शर्ट, पैंट, शूज़ एंड सॉक्स, सब में एक टाइप का कपड़ा चाहिए होता है, तो हमने एक ही जगह डिसाइड कर ली जहाँ से हम चारों का कपड़ा ले लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाइक सेंट्रलाइज बाइंग, कि 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बाइंग एक ही जगह से करते हैं, एक ही बारे में करते हैं, इससे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। जस्ट एन एग्जाम्पल। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाउ दी फर्म यूजेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज़्यादा होगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी, दैट विल बी लाइक अ सेल्स एडवांटेज फॉर अस, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वही बनाएंगे, जैसी क्वालिटी कस्टमर को चाहिए वैसी बनाएंगे, तो हमारी सेल्स इन्हांस होगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक्सपर्ट होंगे, समझदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो वहाँ कॉस्ट एडवांटेज भी होगा और हमें वहाँ पे एक तरह से क्वालिटी एडवांटेज भी होगा। तो यहाँ पे ऐसे हमें डायरेक्टली आंसर नहीं देना कि कॉस्ट एडवांटेज या क्वालिटी एडवांटेज, हमें ये देखना है कि किस किस जगह पे किस तरीके से हम एडवांटेजेस कर सकते हैं, कॉस्ट में भी कर सकते हैं, क्वालिटी में भी कर सकते हैं। अगर लोग हमारे, उनको सैलरीज हम कम देंगे, ट्रेनिंग पूरी कराएंगे, तो वो वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे मतलब हमारी कॉस्ट कम आएगी, लाइक दैट।
प्रोक्योरमेंट कि हम अगर जैसे बाइंग अ बिल्डिंग आउट ऑफ टाउन कुड गिव कॉस्ट एडवांटेज ओवर हाई स्ट्रीट कॉम्पिटिटर्स, मतलब हमने बिल्डिंग अपने एरिया में लेने की बजाय थोड़ी सी दूर ले ली जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होगी. सो जस्ट दीज आर एग्जाम्पल. सो प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, हाउ फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. या तो कॉस्ट में बेनिफिट होगा या फिर क्वालिटी में एडवांटेज होगा. ठीक है, रिजल्ट को छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट. ये भी हमने देख लिया गाइस. ये वही है जो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन वाले कैसे हेल्प करते हैं. जैसे जस्ट एन एग्जांपल, दिस शुड बी योर होमवर्क कि हाउ परचेजिंग डिपार्टमेंट हेल्प इन कॉस्ट एडवांटेज, हेल्प इन क्वालिटी एडवांटेज. अब परचेजिंग का यहाँ से बिना पढ़े अगर मैं तुम्हें बताऊँ, परचेजिंग का कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है. सस्ता प्रोडक्ट अगर हम लें, हम बल्क में सामान परचेज करें, सेंट्रलाइज बाइंग जैसे हमने पढ़ा था, तो वहाँ से क्या होगा हमें कॉस्ट बेनिफिट. अगर हम बहुत अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करें, क्वालिटी वाला परचेज करें, तो दैट विल बी अ कॉल आ गया. सो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि परचेजिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट एडवांटेज कैसे कर सकते हैं, क्वालिटी एडवांटेज कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे कॉस्ट एडवांटेज कर सकता है कि प्रोडक्शन में वेस्टेज कम हो. ठीक है, हम अपनी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करें और एम्प्लॉयज़ जो वेजेस हैं वो थोड़ी सी लो हो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट एडवांटेज हो. प्रोडक्शन में हम क्वालिटी अच्छी मटेरियल यूज़ करें, कंट्रोल्स अच्छे रखें, वेस्टेज कम करें, ज़्यादा बेटर मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहे. मार्केटिंग में कैसे कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, सेल डायरेक्ट टू कट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे भी हमारी कॉस्ट कटिंग हो सकती है. क्वालिटी कैसे हो सकती है कि हम पहले ये देखेंगे कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंपनी की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी, सेल्स बहुत इंप्रूव होगी. सर्विसिंग में कैसे हो सकता है, अगर हम सर्विस आउटसोर्स करते हैं अपनी कंपनी की, सो व्हाट विल हैपन, हमारी कॉस्टिंग कम आएगी और सर्विसेज अच्छी दें तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी. दीज आर जस्ट एग्जांपल्स कि हम कैसे जो पॉटर की वैल्यू चेन एनालिसिस थी, तो इन वैल्यू चेन्स को पढ़ के समझ के कैसे हम अपना कंपटीशन में एक एडवांटेज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5. तो अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 इज हमें ये देखना है विच एक्टिविटी विद इन ईज वैल्यू चेन विल द न्यू सिस्टम इम्प्रूव, कि जो नया सिस्टम है वो कौन से वैल्यू चेन को इफेक्ट करेगा. सो ई लिमिटेड इज अ कंपनी दैट बायज, cleans and then sells vegetable. It has recently introduced a new automated inventory system that allows management to identify older inventory quickly. This will allow the company to reduce current high level of wastage. कि कंपनी ने एक तरीका देखा कि पुराना स्टॉक कैसे पकड़ा जाए और उस स्टॉक को वेस्ट करके फटाफट से नया प्रोडक्ट ले लो. That means this is related to purchase or we can call it inbound. So this is related to इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. तो सी इज योर आंसर फॉर दिस. ये माउस कहां से आ गया दोबारा से. ठीक है, लास्ट आता है हमारा वैल्यू नेटवर्क. So this refers to a set of connections between organizations and individuals interacting with each other to benefit the entire group. This will allow member to share information as well as buy sell products. So organization's value chain does not exist in isolation. There will be a link between inbound logistics of the company and the outbound logistics of the supplier, for example. So value network basically इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. ये बेसिकली ये बताते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स एक कंपनी के होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कनेक्शन, एक लिंक होना चाहिए, तभी हमारा काम अच्छा चलेगा. जैसे अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि सेल्स किस चीज़ की होनी है, क्या कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी उस तरीके के वो सामान परचेज करेगा इनबाउंड में. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल हमें नहीं करना. नेक्स्ट आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस. तो स्वॉट एनालिसिस शायद बहुत बच्चों ने पढ़ा हो, शायद बहुत बच्चों ने बिल्कुल ना पढ़ा हो. तो स्वॉट एनालिसिस इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर एवरी बिजनेस and in fact for every individual. ये in fact whenever you'll go to interviews as well, वहाँ पे भी interviews में इसके काफ़ी questions पूछे जाते हैं. जैसे तुमने सुना होगा किससे भी कि what are your strengths, what are your weaknesses. So that is like SWOT analysis: strength, weakness, opportunity and threat. तो S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. तो स्वॉट एनालिसिस से बिजनेस को क्या पता चलता है. जैसे अगर हमें एक बार इसको पढ़ते हैं.
This is an integral part of strategic analysis, unlike pest analysis, which focuses on external environment issues. SWOT analysis is used to view internal and external situation that an organization find itself in. Pest सिर्फ देखता था external को, SWOT देखता है internal and external को. Strength and weakness determine the organization internally, कि कंपनी की क्या strength है, कंपनी की क्या weakness है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं वो बताते हैं एक्सटर्नली कि बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाहर से क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं. स्ट्रेंथ कंपनी की इनर स्ट्रेंथ, कंपनी की इनर वीकनेस, बाहर से क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, बाहर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. सो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में स्वॉट एनालिसिस हेल्प करता है. सो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है एक बिजनेस की? द थिंग्स दैट वी आर डूइंग गुड, कंपनी क्या अच्छा कर रही है. द थिंग्स वी आर डूइंग दैट द कॉम्पिटिशन आर नॉट, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा. मेजर सक्सेसेस, हमारी ऐसी क्या सक्सेस रही है जो कॉम्पिटिशन की नहीं रही. सो दैट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी. वीकनेसेस क्या होंगी? द थिंग्स दैट वी आर डूइंग बैडली, कौन सी चीज़ हम खराब कर रहे हैं. द थिंग्स वी आर नॉट डूइंग बट वी शुड डू, हम ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं कर रहे बट हमें करनी है. हमारे मेजर फेलियर्स क्या हैं. सो दैट दीज आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेसमैन शुड हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि स्ट्रेंथ पे और फोकस करे, वीकनेसेस को कम करे. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़, के बाहर से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. इवेंट्स और चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड या एक्सप्लोर्ड यू कैन से, कि बाहर ऐसी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, नई एडवांसमेंट, नई चीज़ें आने वाली हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी. थिंग्स लाइकली टू गो वेल इन फ्यूचर, कि आगे जाके चीज़ें हमें बहुत बेनिफिट करेंगी. दोज आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस. थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? इवेंट और चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम, डिफेंड अगेंस्ट. जैसे कुछ थ्रेट, जैसे कोरोना का थ्रेट तो हर बिजनेसमैन के लिए था. तो बिजनेसमैन ने अपने आप को कैसे बचाया? मोस्टली वालों ने, उन्होंने अपनी कॉस्टिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी. जैसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों ने अपना जो रेंटेड अकोमोडेशन जो एरिया लिया हुआ था वो सारा ही ख़त्म करके सारे एम्प्लॉयज़ को बोला वर्क फ्रॉम होम करो. तो उनका बहुत ज़्यादा रेंट का खर्चा बच गया. रेंट का खर्चा, कैब का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, सिक्योरिटी सारी खत्म होगी. लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं. तो दे हैव सेव्ड लॉट ऑफ अमाउंट. सो इन्होंने थ्रेट देखा, उसको समझा. थिंग्स लाइकली टू गो बैडली इन फ्यूचर, आगे जाके क्या खराब हो सकता है. सो दीज आर थ्रेट्स. सो हर बिजनेसमैन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं उसकी बिजनेस की और क्या क्या वीकनेस. और इसके साथ हमारे चैप्टर होता है ख़त्म. सो ये क्वेश्चन देखते हैं. A company is attempting to analyze its competitive environment. Which of the following model should be most appropriate for it? So competitive environment के लिए हमने कौन सा मॉडल पढ़ा था? It was Potter's 5 forces model. जो स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, that was for the competitive environment. ठीक है, चलो गाइस ये चैप्टर अब खत्म होता है. इसके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स तुम्हारे होमवर्क है, वो कर लेना. कोई डाउट हो मुझसे ग्रुप में पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में कर देना. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.